चलिए तो गुड इवनिंग। हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इतिहास की अगली क्लास पर। पिछली क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बातचीत कर रहे थे और दिल्ली सल्तनत की डिटेल आपको बताए थे। दिल्ली सल्तनत में अलग अलग डायनेस्टीज थी, जिसमें बताया था सबसे पहला राजवंश कौन सा था, गुलाम, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। जिसमें बताया था कि शुरुआती जो चार राजवंश थे ये सब के सब क्या थे, तुर्की थे, तुर्की राजवंश थे। और जो लोदी थे ये सब क्या थे, अफगान थे, ये अफगानी थे। इनमें से बताया था कि मुसलमानों की जो दो सेक्शन होते हैं, एक शिया और सुन्नी। तो ज़्यादातर इसमें सारे के सारे सुन्नी थे, शिया केवल कौन थे, सैयद थे। ठीक है, सैयद लोग क्या थे, शिया मुसलमान थे। फिर आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक किस राजवंश ने शासन किया, तुगलकों ने। अब सवाल पूछा जाए सबसे कम समय तक किस राजवंश ने शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश रहे हैं इनको शासनकाल के घटते हुए क्रम में आप लगा सकते हैं कि कौन सा शासन का कौन सा राजवंश कितने साल शासन किया है, उसको एक एक करके अरेंज कीजिए आप। एक दो तीन चार पाँच आता है सीक्वेंस, लेकिन सबसे लंबे समय तक जिसने शासन किया उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे और सबसे कम समय तक जिसका शासनकाल रहा वो सबसे बाद में आएगा। तो कौन कौन कितने कितने साल राज किया, तो इसमें आप देखेंगे गुलाम वंश का शासनकाल देखिए कब से कब तक है। तो गुलाम वंश का शासनकाल है 1290 से, अरे सॉरी 1206 से 1290 तक है। यानी कितने साल इन लोगों का शासनकाल रहा, 84 साल। फिर खिलजी आप देखिए 1290 से 1320 तक, 1290 टू 1320, यानी इनका शासन कितने साल था, 10 और 20 30। ठीक, इसके बाद तुगलक थे, तो तुगलकों का जो शासनकाल है ये आप देखेंगे 1320 से 1414 तक है। 1320 से 1414 तक, तो इनका जो शासनकाल है जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा, 20 80 1414 94 आएगा। सैयद वंश देखेंगे 1414 से लेके 1414 टू 1451, यानी ये कितने साल रहे, 36 और एक 37 साल। लोधी आप देखिए 1451 से 1526, यानी 1451 टू 1526। तो 49 इधर 26 इधर, 49 और 26 कितना हो जाएगा, 75 साल। यानी सबसे लंबा समय शासनकाल किसका रहा, तुगलकों का रहा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आए, गुलाम। फिर तीसरे नंबर पर लोदी, चौथे नंबर पर सैयद और पांचवें नंबर पर खिलजी। यानी सबसे कम समय का शासनकाल किस राजवंश का था, खिलजियों का था। उसके बाद दूसरे नंबर पर थे सैयद, उसके बाद फिर लोदी, फिर गुलाम और सबसे लंबे समय तक कौन रहे, तुगलक रहे। ठीक, तो ये जो राजवंशों का समय काल आप देखते हैं इसमें ध्यान रखेंगे, जो लोदी लोग थे लोदियों का शासनकाल आपको बताया कितने साल था, 75 साल था। और लोदी बेसिकली कौन सी नस्ल के थे, अफगानी नस्ल के थे ये, अफगानी। और इन्हीं लोदियों के ठीक बाद आ गए मुगल। तो मुगलों का जो भारत में सत्ता का संघर्ष रहा वो किससे था, अफगानों से था। क्योंकि 75 साल का शासनकाल बहुत होता है, 75 साल का मतलब 75 साल में इसे भारत के चप्पे चप्पे पर हावी हो चुके थे, हर जगह अफगानी मौजूद थे। तो ध्यान रखेंगे मुगलों की जो सबसे ज़्यादा भारत में लड़ाई हुई, या मुगलों के आप कह सकते हैं जो कहते हैं ना प्राकृतिक दुश्मन, नेचुरल जो एनिमी थे इनके, वो कौन थे, अफगान थे। क्योंकि मुगलों से ठीक पहले अफगानों का ही शासन था और शासनकाल कितने साल का था, 75 साल। तो 75 साल का समय बहुत होता है, तो इसमें पूरा नियंत्रण समझ लिया कि अफगानों का था। ठीक, दूसरे, यानी ये क्रम समझ में आ गया। दूसरी एक और चीज कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान का शासनकाल सबसे लंबा रहा। तो सारे बड़े बड़े सुल्तानों का शासनकाल आपको लिखवाया था, कौन कितने कितने साल शासन किया। तो सबसे लंबे तक समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का, तो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको बहलोल लोदी दिखाई दे रहा होगा। बहलोल लोदी का शासनकाल कब शुरू होता है, 1451 से 1489 तक, यानी कितने साल हो गए, 38 साल, 38 ईयर्स। तो सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत में, अगर किसी एक पर्टिकुलर सुल्तान का नाम पूछा जाए तो वो कौन था, बहलोल लोदी। और राजवंश का नाम पूछा जाए तो कौन सा था, तुगलक वंश। तुगलकों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। अब इन्हीं जैसे बताया कि कल आपको बताया था कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई होती है, और पानीपत की पहली लड़ाई के बाद फिर कौन आ जाते हैं, मुगल आ जाते हैं, और दिल्ली सल्तनत क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अब किसका इतिहास देखेंगे, मुगलों का इतिहास देखेंगे, मुगल वंश।
तो जो मुगल थे, जैसे आपको बताया कि इसके पहले जो लोदी थे वो सब अफगान थे, उसके पहले के तुर्क थे। मुगल क्या थे? तो मुगल जो थे वो भी बेसिकली थे तुर्क ही, वो भी तुर्की ही थे, तुर्की नस्ल के थे, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग थे। इनको चगताई तुर्क कहा जाता था। तो लिख सकते हैं मुगल क्या थे? चगताई तुर्क। चगताई तुर्क। तो मुगल क्या थे? चगताई तुर्क। और इनकी जो ऑफिशियल टाइटल होती थी, इनकी जो औपचारिक उपाधि हुआ करती थी, इनकी ऑफिशियल टाइटल हुआ करती थी मिर्जा। ऑफिशियल टाइटल क्या थी? मिर्जा। यानी ये लोग नाम के आगे क्या लगाते थे? मिर्जा लगाते थे। तो मुगल लोग अपने नाम के आगे कौन सी टाइटल लगाते थे? मिर्जा। तो यही मुगलों की क्या मानी जाती थी? ऑफिशियल टाइटल मानी जाती थी, औपचारिक उपाधि मानी जाती थी। ठीक। अब ये जो मुगल थे, इन मुगलों में पहला मुगल बादशाह कौन होगा? आपको बताया था कि कौन आया था पानीपत की लड़ाई में? बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। बाबर पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका शासनकाल 1526 से लेके 1530 तक था। अब ये जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, इस बाबर ने जो भारत में सत्ता स्थापित की, तो इसने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। जो मुख्य रूप से इसकी युद्ध है उसी के लिए प्रसिद्ध है। तो कई सारी इसने लड़ाइयाँ लड़ी और जीते। तो इसके कुछ युद्ध आप लिख सकते हैं कि बाबर का एक बड़ा फेमस युद्ध जो था कौन सा? 1526 में। कौन सी लड़ाई? पानीपत। फिर 1527 का युद्ध, खानवा का युद्ध। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी। फिर 1529 घाघरा का युद्ध। ठीक। तो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये चारों लड़ाइयाँ किसकी थी? बाबर की थी। तो जो पहली लड़ाई थी पानीपत की लड़ाई, तो पानीपत की लड़ाई बाबर ने किससे लड़ी थी? पानीपत का युद्ध हुआ था किससे? अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, किससे लड़ाई लड़ा था ये? इब्राहिम लोदी से। लिख सकते हैं इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध किससे लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा से। राणा सांगा। फिर चंदेरी की लड़ाई, चंदेरी का जो युद्ध लड़ा गया ये मेदिनी राय से लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध किससे लड़ा गया? मेदिनी राय से। ठीक। तो फिर से साफ साफ लिख देते हैं, पानीपत की लड़ाई किससे हुई? इब्राहिम लोदी से। खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय। और घाघरा की लड़ाई हुई थी अफगानों से। अफगान। ठीक। तो ये शुरुआती चारों युद्ध रहे। शुरुआती चारों लड़ाइयों में बाबर एक विजेता के रूप में उभरा। पहली लड़ाई जो हुई थी वो पानीपत में किससे हुई थी? इब्राहिम लोदी से। और इब्राहिम लोदी से पहले भी ये लड़ाई का पहले भी इसका संघर्ष रहा था। और कहा जाता है कि जब बाबर भारत आ रहा था तो उसको इनविटेशन देने के लिए इब्राहिम लोदी का ही चाचा था, उसी ने उसको इनवाइट किया था। और उस समय राणा सांगा भी चाहते थे कि बाबर लड़ाई लड़े भारत में आके, क्योंकि जब बाबर आएगा तो लोदियों की सत्ता क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। तो राणा सांगा को ये उम्मीद थी कि बाबर आएगा और इनसे लड़के फिर वापस चला जाएगा हरा के, लूटपाट करके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कहा जाता है कि दोनों के बीच एक समझौता हुआ था कि राणा सांगा ने कहा था कि तुम जब इब्राहिम लोदी संघर्ष करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे लड़ाई में। लेकिन जब बाबर ने हमला किया पानीपत की लड़ाई में, तो राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। उनको ये था कि दोनों लड़के कमज़ोर हो जाएंगे, तो जो भी जीतेगा उसे हराना हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो उन्होंने मदद नहीं भेजी उसको। हालांकि बाबर जीत गया। और कहा जाता है कि उसकी इस विजय में उसकी जो युद्ध नीति थी, कहा जाता है कि तुलुगमा युद्ध नीति का उसने प्रयोग किया था। उसमें तोपों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है जो कैनन्स होती हैं, तोपें होती हैं, इनका इस्तेमाल सबसे पहले भारत में किसने किया था? बाबर ने किया था, उसी ने शुरुआत की। उधर राणा सांगा को जब ये लगा कि बाबर वापस नहीं जाएगा,
तो फिर संघर्ष अवश्यंभावी हो गया बाबर और राणा सांगा के बीच, क्योंकि राणा सांगा पर भी बाबर ने आरोप लगाया कि भाई आपने मदद करने के लिए कहा था अफगानों के खिलाफ, मदद की नहीं, राणा सांगा बेड़े हुए थे। तो फाइनली यहीं आगरा के पास में ही फतेहपुर सीकरी है, तो सीकरी गांव है, तो उसी सीकरी गांव में खानवा का मैदान है, तो वहीं पर दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं। और शुरुआत में तो राणा सांगा के पास सेना ज़्यादा थी, और राणा सांगा की बड़ी कहानियां थी। लोग कहते हैं कि उनके शरीर पर 80 घाव थे और 80 साल की उम्र थी, और एक हाथ एक घाव, सब जगह घाव ही घाव से भरे हुए थे, बड़े तगड़े योद्धा थे। कभी उन्होंने कोई सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी और जीती, कभी पराजित नहीं हुए थे। तो उनके युद्धों की कहानियाँ मुगल खेमे में बड़ी फेमस हो गई थी। तो जो सिपाही थे मुगलों के, वो डरने लगे थे राणा सांगा के नाम से, क्योंकि एक तो नहीं अफवाह सी फैल जाती है कि इतना बड़ा योद्धा कभी वो हारा नहीं, और इनकी सेना, राजपूतों की सेना काफ़ी बड़ी भी थी, और ये सब बाहर से आए हुए थे, इनको डर लग रहा था। तो जब बाबर को पता चला कि भाई सेना हमारी खौफ में जी रही है और राणा सांगा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे, सिपाहियों में डर का माहौल बैठा हुआ है, तो वो फिर अपनी सेना इकट्ठी करता है, सेना को बहुत जोश में भरता है और जिहादी नारे देने शुरू करता है। और उसने शराब के सारे पीपे उलट दिए और कहा कि कोई आराम से नहीं सोएगा, कोई खाएगा पिएगा, याशी नहीं करेगा जब तक हम लोग जीत ना जाए। और ये लड़ाई उसने कहा कि धर्म की लड़ाई होगी। और इसी खानवा के युद्ध में उसने नारा दिया था, किसका? जिहाद का नारा। तो जिहाद का नारा किस लड़ाई में इसने दिया था? खानवा की लड़ाई में। तो ये सब सिपाहियों को बेवकूफ़ बनाया जाता। अब इब्राहिम लोदी तो मुसलमान था, उससे जिहाद नहीं हो रहा था उसको। तो जब देखा कि हारने वाले हैं, तो जैसे जब चुनाव का समय आता है तो नेता किसको निकालते हैं? मंदिर, मस्जिद, गाय गोबर, इसी समय उलझाते हैं, वो इसीलिए होता है। तो उसने भी देखा कि जब हार रहे हैं तो सीधे सीधे किसका नारा दिया उसने? जिहाद का नारा दिया, सिपाही भड़के, और उसी इस्लामिक जोश के साथ, धार्मिक जोश के साथ लड़ाई हुई, बहुत भयंकर लड़ाई हुई। राणा सांगा की पराजय हो गई। हालांकि राणा सांगा अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन घायल हो गए थे, वो हार मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर उन्हें की सरदार उनको खींच खाच के बाहर लेके गया, और कहा जाता है कि उन्हीं के ही करीबी लोगों ने उनको जहर देके उनकी हत्या कर दी थी, राणा सांगा की। तो उनके चक्कर में बहुत लोग मारे जा रहे थे। एक आदमी की सनक की वजह से हजारों और लोग मर जाएंगे, इससे अच्छा एक ही आदमी को मार दो। ये होता था। पहले होता था ना कि एक राजा का दिल आ गया किसी पड़ोसी राजा की लड़की के ऊपर, तो हजारों सिपाही सर कटाने पहुंच जाते थे। वे राजा साहब का दिल आया है तो हम लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, ये सब होने लगता था। तो ये सारी बड़ी समस्याएं रही हमारे इतिहास में कि एक व्यक्तिगत चीज़ों की वजह से बहुत नुकसान होता था। खैर, तो किसी तरीके से ये जीता। इसके बाद चंदेरी में मेहंदी राय से और अफगान अभी भी टंगे हुए थे। और इन युद्धों के बाद बाबर भारत में स्थापित होता है। बाबर एक तगड़ा योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छा लेखक भी था। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी, वो भारत में लिखी जाने वाली सबसे अच्छी आत्मकथाओं में एक मानी जाती है। उसकी आत्मकथा का नाम आप लिख सकते हैं। कौन सी उसकी आत्मकथा थी? तुजुक ए बाबरी। तुजुक, तो तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा थी? बाबर की आत्मकथा थी। ये जो तुजुक ए बाबरी थी, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की। ध्यान रखेंगे, मुगल जो थे, ये आपको बताया था कि बेसिकली क्या थे? तुर्क ही थे। तो इनकी जो मातृभाषा थी, इनकी जो मदर टंग थी, क्या थी? तुर्की। ये आपस में सब तुर्की में बात करते थे। तो तुर्की में ही इसने लिखी थी तुजुक ए बाबरी। इस तुजुक ए बाबरी में इसने भारत के बारे में पूरा अपना विवरण लिखा है, पूरा अनुभव लिखा है विस्तार से कि भारत किस तरीके का देश है। तो यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, लोगों के स्वभाव, आदतें, यहाँ की जलवायु, मौसम, फूल पत्ते, सबके बारे में उसने लिखा है। कला, स्थापत्य, सबके बारे में उसने लिखा है। यहाँ के राजाओं के बारे में उसने डिटेल दी है। वो यहाँ के मुस्लिम शासक थे, जो सब उनके बारे में बताया। हिंदू राजाओं में राणा सांगा को बताया है, और कच्छ ये विजयनगर के कृष्णदेव राय का भी विवरण उसने लिखा। उसको बाकी चीज़ों के अलावा भारत का मौसम रास नहीं आता था। कहता है कि भारत में बहुत ज़्यादा नमी है, उमस बहुत होती है, उमस की वजह से मेरा मतलब पसीना होता है, सूखता नहीं रे। अगस्त जुलाई अगस्त का महीना होता है जो गर्मी वाला, कि पसीना होता है, सूखना है, तो बिल्कुल उमस होता है, दमघुटू माहौल है। यहाँ मेरा दम घुटता। काबुल का मौसम बड़ा साफ और सुहाना था। काबुल के मौसम को बड़ा याद करता है, बिल्कुल खुला मौसम था यहाँ की गर्मी में। और वो पता नहीं कहाँ से लिखा है कि रोज बारिश होती है। हालांकि भारत में रोज तो बारिश होती नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया था, लगता है चेहरा मोदी चला गया होगा। वो लिखता है कि डेली बारिश होती है यहाँ पर, जिसकी वजह से उमस ज़्यादा होती है, हमारी तलवारों में जंग लग जाती है, यहाँ दम घुटता है मेरा। तो इसीलिए 1530 में आगरा में इसकी मौत हुई। तो पहले इसको आगरा के आराम बाग में दफन कर दिया गया, लेकिन वहाँ उसका दम घुटने लगा, तो फिर सब उखाड़े इसको यहाँ से और ले आके फिर काबुल में दफन कर दिए, जहाँ उसका बर्थ प्लेस था, वहीं पर कि वहाँ चैन से रहेगा।
कुछ गलत नहीं बोल गए कि मरने के बाद दम कैसे घुटा होगा उसका है? हुआ ये था कि जब इसकी मौत हुई तो इसके लड़कों ने इसकी आत्मकथा पढ़ी होगी, तो आत्मकथा में लिखा हुआ था कि यहाँ मेरा दम घुटता है, तो उसके लड़कों को लगा होगा कि यहाँ पर दफन करते हैं इसको आगरा में, तो नीचे भी इसका दम घुट रहा होगा, फिर बाहर निकल के भूत बन के हम लोग को परेशान करेगा। तो सब उसको उखाड़े यहाँ से और ले जाके इसको दफन किया कहाँ पर, काबुल में, जहाँ इसका बर्थ प्लेस था। तो ध्यान रखें कि मुगलों के मकबरों से सवाल पूछे जाते हैं। तो मुगलों का मकबरा, इसमें पहला ही मुगल बादशाह जो था बाबर, इसका मकबरा कहाँ था, काबुल में था। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ज्यादातर जो मुगल बादशाह रहे उन सब के जो मकबरे थे वो भारत में ही रहे थे। कुछ ही ऐसे थे जिनका मकबरा भारत से बाहर था, 2 ही 3 थे जिनका मकबरा भारत से बाहर था, जिसमें पहला ही था कौन, बाबर, जिसका मकबरा भारत से बाहर बना। और कहाँ पर बना था इसका मकबरा, काबुल में बना था। तो बाबर को कहाँ दफन किया गया था, काबुल में दफन किया गया। ठीक, बाबर के बाद इसका बेटा बादशाह बना हुमायूं। ठीक, तो जो हुमायूं था, इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ऐसे बताया कि मुगलों में पहला बादशाह बना बाबर या दूसरा बादशाह बना हुमायूं। अभी दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो वहां पर बार बार बोलते थे सुल्तान, कि पहला सुल्तान और अंतिम सुल्तान, और यहाँ पर नाम क्या ले रहे हैं, बादशाह का। तो बादशाह और सुल्तान टर्म एक ही है या दोनों में कुछ अंतर है, दोनों में पर्याप्त अंतर है। होता क्या था कि जैसे आपको जब दिल्ली सल्तनत बता रहे थे मुबारक खिलजी, तो समझाया था कि जब ये सब भारत में सुल्तान बनते थे तो परमिशन किससे लेते थे, खलीफा से, और खलीफा से परमिशन लेके यहाँ पर सुल्तान बनते थे। यानी मानते थे कि जो सुल्तान है उसके ऊपर किसका शासन है, खलीफा, यानी खुदा के बाद खलीफा है और खलीफा के अंडर में सुल्तान। मुगल आए तो मुगलों ने इस परंपरा को बंद कर दिया, उन्होंने खुद को अपनी सत्ता को खलीफा के बराबर रखा। यानी बादशाह के बाद सीधे कौन है, अरे सीधे खुदा के बाद कौन है, बादशाह। यानी ये किसी खलीफा के अंडर में नहीं रहे। तो इसलिए बादशाह और सुल्तान क्या है, खलीफा के अंडर में होता है। यानी सुल्तान से सुपीरियर टर्म है किसका, बादशाह का। वो ज्यादा स्वतंत्र है, ज्यादा संप्रभु है, ज्यादा शक्तिशाली। अब जब ये सब खलीफा से परमिशन लेते थे कि हम सुल्तान बनेंगे, तो खलीफा को शर्तें लगाता था कि आपको इस्लाम धर्म का प्रचार करना है, आपको दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना होगा, ये सब कुछ। हालांकि मानते कम थे लेकिन डायरेक्शन वो देता था। मुगलों के साथ ऐसा कुछ लफड़ा नहीं था, उन्होंने यहाँ के हिसाब से अपनी सत्ता बनाई, स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, अपने ही अलग यूनिवर्सिटी बना दी कि हमको किसी से मान्यता नहीं लेनी, हम खुद दूसरों को मान्यता देंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये ज़्यादा स्वतंत्र है और ये भारत के इतिहास में अच्छे से घुले मिले और यहाँ के हिसाब से नीतियाँ बनाई, शासन चलाया। और जबकि तुर्की लोग जो थे वो बाहरी थे और लास्ट तक बाहरी बने रहे। यह कहा जाए कि वो लुटेरे थे और लुटेरे ही बने रहे। उनका उद्देश्य क्या था, लूटपाट करके अपने यहाँ भेजना, यहाँ से उनको कुछ खास मतलब नहीं था। जबकि मुगलों की जड़ें वहाँ से कट गई थी, तो ये यहीं पर रह गए थे, यहाँ से इनको कहीं नहीं जाना था। ये खुद को बाहरी की बजाय खुद को क्या मान लिए, यहीं के कि हम लोग यहीं पर आके बस गए। तो इसीलिए हमारे इतिहास में सुल्तानों से ज्यादा किसका महत्व रहा है, बादशाहों का। इसीलिए मुगलों को काफी अच्छा स्थान दिया गया है तुर्कों की तुलना में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जैसे बताया कि अगला बादशाह बना कौन, हुमायूं। हुमायूं का जो शासनकाल था 1530 से 1540 तक था। अब ये जो हुमायूं था, हुमायूं नाम का मतलब होता है बहुत भाग्यशाली व्यक्ति, वेरी लकी पर्सन। लेकिन आपके नाम के उलट ये उतना भाग्यशाली था नहीं। एक्चुअली ये भी बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत जबरदस्त योद्धा था, अच्छा व्यक्तित्व था इसका और सब कुछ अच्छा था, अच्छा योद्धा था, अच्छा संगठन करता था, तेजतर्रार था। लेकिन इसकी एक कमजोरी थी और वही कमजोरी इसकी सारी मजबूतियों पर, सारी खूबियों पर भारी पड़ी और इसको दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसकी सबसे बड़ी जो समस्या थी इसकी कंसिस्टेंसी, लगातार काम करने की क्षमता इसके अंदर नहीं थी। ये क्या था कि खूबियाँ बहुत सारी थी कि जैसे मान लीजिए कि दिल्ली से गुजरात अभियान पर जाना, तो एक लंबी चौड़ी तगड़ी सेना तैयार की, सेना के लिए रसद और हथियार वगैरह इकट्ठा किए, सब कुछ ट्रेनिंग दी और दिल्ली से अपना अभियान चलाया, पूरा गुजरात और राजस्थान और मालवा सब कुछ जीतते हुए गुजरात तक पहुंचे। अब 2-3 महीने अभियान में पूरा हुआ। अब उसके बाद ये क्या करता था कि ये सिस्टम नहीं बनाता था, इसको था कि एक तगड़ा अभियान हो गया तो उसके बाद 2-3 महीने का इसको ब्रेक चाहिए, 2-3 महीने इसको चाहिए मौज मस्ती, ऐशो आराम, शराब वराब पी के अय्याशी में लगा रहता था।
उसको 2-3 महीने का फुल टाइम मतलब ब्रेक चाहिए, ठीक। अब 2-3 महीने वो गया, अय्याशी में लग गया। अब इधर जिसको जिसको उसने हराया था उसके पास उसको मौका मिल जाता, फिर वो सर उठा लेता और अपनी ताकत खड़ी कर लेता। अगर जाते समय उस सिस्टम बना के जाता कि जिसको हराया है दोबारा वो सर न उठाए, उसको क्षेत्र को कैसे अपने कंट्रोल में लिया जाए, अपने लोगों को वहां पर अपॉइंट किया जाए, पूरा व्यवस्था बना के तब आगे बढ़ते, तो दिक्कत नहीं होती। अब उसको गुजरात से वापस दिल्ली जाना है, तो फिर से लड़ते हुए जाना पड़ेगा। तो वही लड़ते हुए जाना, लड़ते हुए आना। जाते समय सिस्टम बना के जाते तो वापसी में नहीं लड़ना पड़ता। तो यही उसकी कमजोरी थी, कंसिस्टेंसी इसके अंदर नहीं थी। तो एक बार इसको दिल्ली से इसके इसी कमजोरी का पता इसके दुश्मनों को चला और बताया था कि मुगलों के सबसे तगड़े दुश्मन कौन थे, अफगान, और मुगलों की कई पीढ़ियां अफगानों से लड़ते हुए निकल गई, ठीक। तो उसमें हुमायूं का भी संघर्ष हुआ, तो इसका संघर्ष हुआ शेर शाह से। तो एक बार ये दिल्ली से बंगाल अभियान पर जा रहा था, तो रास्ते में जो यूपी बिहार का बॉर्डर वाला इलाका है, इधर ही इसकी टक्कर हुई शेर शाह से। अब शेर शाह को इसकी कमजोरी पता थी कि जा रहा है, अभी आएगा 3-4 महीने बाद। तो शेर शाह ने इसको जाते हुए तो छुटपुट झड़पों के साथ जाने दिया, और पता था कि आएगा 4 महीने बाद, तो उस 4 महीने के समय का अच्छे से इस्तेमाल किया शेर शाह ने और पूरी तैयारी में लगा और पूरे अच्छे से उसके वापसी का रास्ता ब्लॉक कर लिया। और उसके ठीक अंदाजे के मुताबिक 4 महीने बाद ही हुमायूं लौटा। जब सेना बिल्कुल थक गई थी, घर वापसी के लिए बेताब थे, तो वापस लौटती हुई सेना को घेर के कस के हराया शेर शाह ने। अब बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी। तो उसी में 1539 में एक चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा यही बक्सर के पास एक जगह है। तो उस चौसा की लड़ाई में बड़ी भयानक लड़ाई लड़ी गई और उसने हुमायूं को बुरी तरीके से हराया। इवन खुद उसी दिन हुमायूं का ही कत्ल कर देते वो सब, लेकिन हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े समेत वहीं पर एक करमनासा नदी बहती, करमनासा नदी में कूद के अपनी जान बचाता है और फिर तैर के नदी पार करता है। और पूरी की पूरी सेना बिखर गई थी। फिर वहां से सोची, गिरते पड़ते भागते भटकते वो किसी तरीके से अकेले आगरा पहुंचा। फिर इसकी सेना पूरी बिखर गई थी। अब सेना पूरी बिखर गई तो फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, हथियार इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना, उनको सैलरी देना, ट्रेनिंग देना। अभी तैयारी पूरी हुई नहीं थी। उधर शेर शाह पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ था और अगले ही साल 1540 में वो आगरे की तरफ बढ़ा। और हुमायूं की तैयारी पूरी हुई नहीं थी। कन्नौज की लड़ाई हुई और आगरे के पास कन्नौज की लड़ाई में इसको बुरी तरीके से फिर से हराया शेर शाह ने, और शेर शाह ने इसको भारत से बाहर खदेड़ दिया, भगा दिया। तो पूरा इसका जो 10 साल का समय रहा, कौन सा, 30 से 40, तो यही लड़ते लड़ते गिरते पड़ते इसी में ये गुजरा, ठीक है। तो अगर आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं लेकिन एक कमजोरी है, तो वो सारी खूबियों पर भारी पड़ सकती है। तो यही हुमायूं के साथ हुआ। चाहे दोनों लड़ाइयां लिख सकते हैं, लिख लीजिए। 1539 1539 चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। तो चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, हुमायूं और शेर शाह, हुमायूं और शेर शाह। तो इस युद्ध में हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ, जिसमें आप कह सकते हैं कि हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ। हुमायूं वाज बैडली डिफीटेड। हुमायूं बुरी तरह का पराजित हुआ। हुमायूं वाज बैडली डिफीटेड, हुमायूं बुरी तरीके से पराजित हुआ और करमनाशा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई, और करमनाशा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। फिर अगले ही साल कौन सी लड़ाई होगी, अगली लड़ाई लिख सकते हैं 1540 1540। इसको कहते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज ऑब्लिक बिलग्राम। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। तो इस कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई में पार्टियां दोनों सेम थी, कौन कौन, हुमायूं और शेर शाह। और इसी कन्नौज और बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं पराजित हुआ, किससे, शेर शाह से। हुमायूं हार गया और इसको भारत से बाहर भगा दिया गया। हुमायूं वाज किक्ड आउट फ्रॉम इंडिया। हुमायूं हार गया और भारत से बाहर खदेड़ दिया गया या भगा दिया गया। तो हुमायूं को भारत से बाहर किसने भगाया था, शेर शाह सूरी ने। तो पूरे 10 साल गिरते पड़ते लड़ते भड़ते फाइनली इसको भारत से बाहर खदेड़ दिया गया। और इसके खदेड़ने के बाद यानी 10 साल तक संघर्ष किया, 10 साल तक इसकी सत्ता चली, उसके बाद समाप्त हो गया। और फिर आ गया कौन सा, अब लिख लीजिए, सूरी वंश, सूरी डायनेस्टी। शेर शाह ने हराया, तो शेर शाह ने कौन सा राजवंश स्थापित कर दिया, सूरी।
अब ये जो सूरी लोग थे, सूरी ध्यान रखेंगे बेसिकली ये क्या थे, अफगान थे। लिख सकते हैं भारत का दूसरा अफगान राजवंश, सेकेंड अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया, दूसरा अफगान राजवंश। पहले अफगान लोग कौन थे, लोधी थे, और दूसरे अफगान कौन थे, सूरी। तो सूरी दूसरे अफगान थे। भारत का दूसरा अफगान राजवंश कौन सा था, सूरियों का था। अब इसमें ये लोग अफगान थे, और इसका सबसे फेमस राजा कौन था, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 तक था, 1540 to 45। तो 15 से 40 से 45 तक कौन रहा, शेर शाह सूरी। तो ये जब शेर शाह सूरी सुल्तान बना या बादशाह बना, तो शेर शाह सूरी एकदम पकी हुई उम्र में बादशाह बना था। पकी उम्र का मतलब कि जैसे मोदी जी बने ना प्रधानमंत्री, तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बिल्कुल पक चुके थे, 65-66 साल की उम्र हो चुकी थी, मैच्योर बिल्कुल, और बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठे थे नीचे से। अब एक साधारण कार्यकर्ता की तरीके से बढ़ते हुए बढ़ते बढ़ते होते थे मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने। यही शेर शाह के साथ हुआ कि शेर शाह पहले एक आम भाड़े का सिपाही था। एक जैसे बाबर के समय आपको बताया था कि युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 में। तो जब चंदेरी का युद्ध हुआ तो 1528 में बाबर ने लड़ाई लड़ी थी। तो चंदेरी की लड़ाई में सोचिए शेर शाह सूरी एक आम भाड़े के सिपाही की हैसियत से मुगलों की तरफ से राजपूतों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। यानी 1528 तक उसकी हैसियत क्या थी, एक भाड़े का सिपाही था। नहीं, भाड़े का सिपाही पैसा दे के ले गया था लड़ने के लिए। तो सोचिए 1528 में जो मुगलों की सेना में एक आम भाड़े का सिपाही था, उसी ने 12 साल बाद मुगलों को ही भारत से बाहर खदेड़ के रख दिया था। ये था शेर शाह का व्यक्तित्व। तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से नीचे से ऊपर होके वो गया। और दूसरी बात कि अपोजिशन की भूमिका होती। जैसे एक तो मोदी जी तगड़े नेता, दूसरे उनका अपोजिशन किसको मिला, राहुल गांधी, बच्चा टाइप का। अगर उनके अपोजिशन में तगड़े नेता होते, जितने बड़े नेता थे सब बूढ़े हो चुके थे, बच्चे, वो राहुल गांधी, वो कौन यादव है, अखिलेश यादव, तो तेजस्वी थे, बच्चे बच्चे से, तो बच्चों से खेलना उनके लिए बहुत आसान। तो वही शेर शाह के साथ हुआ। एक तो शेर शाह तगड़ा योद्धा, और दूसरा उसका संघर्ष किससे हुआ, हुमायूं से। अगर शेर शाह का संघर्ष बाबर से होता तो शायद शेर शाह को सफलता नहीं मिली, क्योंकि बाबर बहुत इससे भी तगड़ा योद्धा था। तो बाबर के सामने इसके दाल नहीं गलते। दोनों बातें थी, एक तो ये मजबूत योद्धा जैसे मोदी जी तगड़े नेता, और दूसरा कंपटीशन किससे हुआ, राहुल गांधी जैसे बच्चे से। वही यहाँ भी हुआ। एक तो ये तगड़ा, और संघर्ष भी किससे हुआ, हुमायूं जैसे आलसी आदमी से। बाबर से टकराता तो शायद कहानी कुछ और होती। ठीक, खैर। अब इसका शासनकाल मात्र कितने साल का था, 5 साल का था, 1540 से 45। लेकिन इस 5 साल के शासनकाल में इस शेर शाह ने कई ऐसे काम किए जिसको हम लोग अब तक देखते हैं। जैसे शेर शाह की भारत को सबसे बड़ी देन क्या है, भारत की ऑफिशियल करेंसी, औपचारिक मुद्रा क्या कही जाती है, रुपया। सब रुपया का खेल है। तो ये जो रुपया जिसको हम लोग सिंबल बनाते हैं, ये रुपया नाम का चांदी का सिक्का इसी ने जारी किया था। सोचिए इसका शासनकाल मात्र 5 साल का था। इसके बाद 250 सालों तक भारत पर अंग्रेजों का शासन, मुगलों का शासन था लगभग। उसके बाद लगभग 250 सालों तक अंग्रेज है, यानी 500 सालों तक अलग अलग लोगों का शासन रहा। लेकिन हम लोग करेंसी किसका लेके चलते हैं, जिसका शासनकाल मात्र 5 साल का था। ये खूबी थी शेर शाह की कि मात्र 5 साल के शासनकाल में जो उसने सिक्का चलाया, जो इतना पॉपुलर हुआ, जो भारत में सबसे प्रसिद्ध हुआ, पॉपुलर हुआ, जो अब तक चल रहा। तो कायदे से अगर योगी जी को बताया जाए कि रुपया भी मुगलों ने चलाया है, तो इसका भी नाम बदल दें। ये इतिहास उनको बता देना चाहिए कि ये भी मुसलमानों ने चलाया है, कायदे से इसका नाम अब चेंज कर दिया जाए। मंदिर में रुपया तो नहीं है चढ़ना चाहिए, मंदिर तो हिंदुओं का है, मुसलमानों का चलाया गया रुपया कैसे चल सकता है। कायदे से इसको बंद कर देना चाहिए, मंदिरों में तो नहीं चलवाना चाहिए। खैर, तो ये जो रुपया था, रुपया नाम का चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन, किसने चलाया, शेर शाह ने। ठीक, इसी ने पेशावर से सोनार गांव तक एक सड़क बनवाई, फ्रॉम पेशावर टू सोनार गांव, पेशावर से सोनार गांव तक
एक सड़क बनवाई गई जिसको बाद में ऑकलैंड के समय क्या नाम दे दिया गया, जीटी रोड, पेशावर से सोनारगांव तक। तो जीटी रोड इसने कहाँ से कहाँ तक बनवाई थी, पहले साई सड़क थी, वही जीटी रोड हो गई बाद में। तो पेशावर से सोनारगांव तक बनवाई गई थी, और इसके अलावा और भी उसने कई सारी सड़कें बनवाई थी, ये सबसे मेन थी। अब ढेर सारी उसने सड़कें बनाई, और दूसरा इसने क्या किया कि सड़कों के किनारे निश्चित दूरी पर वो क्या करता था, सराय बनवाता था। सराय का मतलब सड़कों के किनारों पर एक निश्चित दूरी पर पक्की इमारतें तैयार होकर रहता था। उसमें कुछ जानवरों के लिए चारा, कच्चा राशन रखा जाता था, कुछ लोग भी रख दिए जाते थे कि उधर से जो सैनिकों का काफिला गुजरे या कोई व्यापारिक काफिला गुजरे तो रात को वहां पर रुकने की व्यवस्था हो जाती थी, क्योंकि बड़े बड़े काफिले होते थे तो उनको रुकने की जगह नहीं मिलती थी। तो जितने भी आप देखेंगे पूरा बंगाल से लेकर दिल्ली और पंजाब और पाकिस्तान तक सराय नाम की जगह मिलेगी, सारी की सारी सराय इसी की बनवाई हुई, ठीक है। पूरा नीचे से ऊपर तक बहुत सारी सराय आपको मिलेंगी, पूरा बंगाल से, बिहार से लेके बांग्लादेश से लेके पूरा, तो वो सब इसी के ज़माने की बनी है। कहा जाता है कि इसने 600 के आसपास सराय बनवाई थी, और यही सराय और सड़कें कहा जाता है कि बाद में साम्राज्य की धमनियां बन गई थी, वेंस, क्योंकि इससे सेना का जब आवागमन सुरक्षित और सही समय पर होने लगा, व्यापारियों का आवागमन बढ़िया से होने लगा, तो इससे लेन देन सुरक्षित हुआ, आवागमन सुरक्षित हुआ, व्यापार व्यवसाय बढ़ा, और सरकार का जो पकड़ थी, सरकार की जो पहुंच थी, वो बाकी क्षेत्रों तक भी हो गई थी। तो पूरा कंट्रोल इसका बढ़ गया था इस समय में, ठीक। इसी शेरशाह ने और भी कई सारी चीज़ें करवाई कि सड़कों के दोनों किनारों तक छायादार पेड़ वगैरह लगवाए जिससे फल लगे होते थे, ठीक है। लेकिन इसकी भी मौत एक्सीडेंटली हुई थी, बताया था जितने हमारे बड़े राजा होते थे वो सब ऐसे ही मरते थे। तो इसके समय 1545 में किलिंजर किले का घेरा इन सबों ने डाला हुआ था, तो उस किलिंजर किले के घेरे पर इसकी तोपें जो थी वो बारूद से गोला फेंका जा रहा था, किले को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन किला बहुत मजबूत था, टूट नहीं रहा था। तो ये अपने तोपचियों को निर्देश दे रहा था, तो इसी के डायरेक्शन पर एक गोला फेंका गया, और वो किले की दीवार से टकराया, लेकिन वहां नहीं फटा और टप्पा खा के वापस चला आया, और जहां ये खड़ा था वहीं पर आके फटा, बारूद का पूरा ढेर लगा हुआ था, जल के मर गया, जल झुलस के मरा। तो जल के मरा था। और इसका मकबरा कहाँ बना हुआ है, सासाराम। तो शेरशाह सूरी का मकबरा लिखिए कहाँ पर बना हुआ है, सासाराम। सासाराम में इसका मकबरा बना है, टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी, सासाराम, बिहार। शेरशाह के मरने के बाद फूट पड़ गई अफगानों में। इसका जो बेटा था, एक्चुअली बताया ना जितने तगड़े राजा होते थे उन सबों के लड़के बड़े आवारा टाइप के होते थे, तो इसका जो बेटा था, इस्लाम शाह उसका नाम था, वो भी गड़बड़ टाइप का था लड़का। तो इस्लाम शाह जो था वो भी, उसने भी सत्ता अपने बाप से बनी बनाई मिल गई थी, कुछ करना नहीं था तो बना बनाया मिला, तो उसने नाश ही किया सबका। अय्याश टाइप का था, कभी दरबार लगाता था, कभी दरबार में खुद जाने का मन नहीं करता था तो अपना जूता भिजवा देता था। इसके समय में नियम था कि हर शुक्रवार को राज्य में जितने भी राज्य थे सब जगह दरबार लगता था, और दरबार में इसका जूता भेजा जाता था। जूता बिल्कुल समझ लीजिए कि बादशाह के तरीके से उसका सम्मान होता था, पूरा रख के हाथी पर जाता था, सिंहासन पर रखा जाता था, और जैसे सिजदा पे बोस करते थे पूरा जो बादशाह को, वही जूते को फरमान पढ़ के सुनाया जाता था। तो जब जूते की पूजा करवाएंगे तो शासन तो नहीं चलेगा, कुछ समय तक चला, कुछ समय बाद लगा कि भाई ठीक नहीं। फिर अफगानों में फूट पड़ गए और आपस में ही वो सब लड़ना शुरू कर दिए। इस्लाम शाह था उसके बेटे का नाम। तो उसके बाद जब आपस में लड़ना शुरू कर दिए तो फिर से मौका मिला किसको, हुमायूं को। हुमायूं बताया कि तगड़ा था, प्रयास करते रहता था, तो कई बार उसने प्रयास किया, लेकिन जब अफगान लड़ते लड़ते आपस में लड़ भिड़ के बिल्कुल कमजोर हो गए 15 सालों में, तब फिर हुमायूं को मौका मिला, और इसने भारत वापसी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, और इसकी दो लड़ाइयाँ थी, लिख सकते हैं। मई 1555, मई 1555, मई 1555, और एक था जून 1555। तो मई 1555 में, जून 1555 में लड़ाई हुई थी सरहिंद का युद्ध, ये मच्छीवाड़ा था, अभी को याद है, भूल गया था नाम, मच्छीवाड़ा। तो मई 1555 में लिखी कौन सी लड़ाई थी, मच्छीवाड़ा का युद्ध। और जून 1555 में लड़ाई हुई थी सरहिंद का, बैटल ऑफ सरहिंद।
तो सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? जून 1555। और मच्छीवाड़ा का कब हुआ था? मई 1555। ये दोनों लड़ाइयाँ किसके किसके बीच हुई? मुगल और अफगान। किसके किसके बीच? बिटवीन मुगल्स एंड अफगान। और इसी पहले मच्छीवाड़ा हुआ, उसके बाद सरहिंद हुआ, और इसी सरहिंद के युद्ध के बाद, बैटल ऑफ सरहिंद के बाद, भारत में वापसी होती है किसकी? मुगलों की या हुमायूं की भारत में वापसी होती है। कम बैक ऑफ मुगल्स इन इंडिया, मुगलों या हुमायूं की भारत में वापसी। किस लड़ाई से भगाया गया था इसको, ऐसा पूछे जाते हैं। सरहिंद के युद्ध से भगाया गया था। और वापसी किससे हुई थी? सॉरी, कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई से भगाया गया था। और वापसी किससे हुई थी? सरहिंद से। कितने साल तक भागे रहा था ये? 15 साल। तो 15 साल का इसका पूरा निर्वासन का काल था, एसाइलम जिसको कहा जाता है, कि 15 साल तक ये भारत से क्या रहा? बाहर रहा। फिर 15 साल बाद इसकी भारत में क्या हो जाती है? वापसी होती है। जब भारत में 15 साल बाद ये वापस आता है, तब इसका दूसरा शासनकाल शुरू होता है। लिख सकते हैं हुमायूं का दूसरा शासनकाल। हुमायूं का दूसरा शासनकाल, सेकेंड टेन्योर ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं का दूसरा शासनकाल कब से कब तक रहा? 1555 से 1556 तक, 1555 टू 1556। अब ये जो 1555 से 56 तक था हुमायूं का दूसरा शासनकाल, इस दूसरे शासनकाल में जो सेकेंड टेन्योर इसका रहा, तो लंबा नहीं रह पाया था। हुमायूं आपको बताया कि पढ़ने लिखने का बड़ा शौकीन था, पढ़ा लिखा था, पढ़ने लिखने का इसको बड़ा शौक था, और अंधविश्वासी टाइप भी था। अलग अलग दिन अलग अलग कलर के कपड़े, अलग अलग अंगूठियाँ। नहीं होता है कि सोमवार को सफ़ेद कपड़ा, तो बुधवार को हरा कपड़ा, तो बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा, तो शनिवार को काला कपड़ा, अलग अलग अंगूठियाँ, इन सब चीज़ों को बड़ा शौक था। ज्योतिष वगैरह बड़ा भरोसा करता था, अंधविश्वासी टाइप से था। इसने अपने पढ़ने लिखने के लिए इसने एक लाइब्रेरी बनवाई थी। लिख लीजिए, दीन पनाह। दीन पनाह दिल्ली में हुमायूं का पुस्तकालय, लाइब्रेरी ऑफ हुमायूं एट दिल्ली। तो दिल्ली में हुमायूं का जो पुस्तकालय था उसको नाम क्या दिया गया था? दीन पनाह। दिल्ली में हुमायूं का पुस्तकालय। तो 1556 में एक बार, ये जनवरी 1556 अभी शुरू ही हुआ था, जनवरी 1556 में एक दिन ये सुबह सुबह दीन पनाह की सीढ़ियों से, दीन पनाह से पढ़ाई करके निकल रहा था। ये सब नशा वशा बहुत करते थे, अफीम खाया हुआ था, अफीम खा के निकला और इसका सीढ़ी पर पैर नहीं पड़ा, लड़खड़ाते हुए गिरा और सीढ़ियों से गिर के लुढ़कते हुए इसकी मौत हो गई। इसी बादशाह के बारे में कहा गया कि पूरी जिंदगी लुढ़कते हुए जिया, लुढ़कते हुए मर गया था। ठीक है, लिख लीजिए, 1556 में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर, he fell down from the stairs of दीन पनाह, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। 1555 में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। एक चाहे तो नाम लिख सकते हैं, बड़े फेमस इतिहासकार थे, इसलिए लेन पूल। लेन पूल, लेन पूल ने लिखा कि पूरी जिंदगी लुढ़कते हुए जिया और लुढ़कते हुए मर गया। या कहीं कहीं लिखा हुआ है लड़खड़ाते हुए जिया और लड़खड़ाते हुए मर गया। तो पूरी जिंदगी इधर से उधर, यहाँ से वहाँ ये करता रहा, और यहाँ वहाँ इधर उधर करते करते इसकी क्या हो गई? गिरते पड़ते इसकी मौत हो गई। लेखकों ने लिखा कि पूरी जिंदगी लुढ़कते हुए जिया और लुढ़कते हुए इसकी मौत हो गई। तो ये किसके बारे में कहा गया था? हुमायूं के बारे में कहा गया। जब इसकी मौत हुई तो इसका मकबरा कहाँ बना? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली। टॉम्ब ऑफ हुमायूं, हुमायूंस टॉम्ब, दिल्ली। तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा बना है, बहुत प्रसिद्ध मकबरा है, बड़ा फेमस है। तो इसके मकबरे को कभी आप देखेंगे तो बहुत बड़ा और बहुत भव्य बनाया गया।
मुगलों में कहा जाता है कि ताजमहल के पूर्वगामी इसको कहा गया। क्या हुआ, इंटरनेट ही नहीं चल रहा? इंटरनेट नहीं चल रहा, चलिए कोई बात। कभी फिर आपको दिखाने के हुमायूं का मकबरा, आज इंटरनेट नहीं चल रहा है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। कल हम लोग फिर हुमायूं के बाद फिर अगला बादशाह कौन बनेगा? अकबर। अकबर के बाद हम लोग देखना शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।